Okay, welcome back, students. So up to last lecture, we completed electric charge and properties of electric charge. In today's lecture, we are discussing next bit of electrostatic, and that is Coulomb's law. Okay. साइंटिस्ट कूलम्स ने बताया हुआ ये लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पता होगा, हम कन्वेंशनली 2 to 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला बिट रहेगा इसका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा बिट रहने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और लास्ट बिट रहता है कैपेसिटेंस। तो ये तीनों भी सेक्शंस पर आपको एक एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। कूलम्स लॉ पर बहुत ज्यादा बार नीट या फिर जेई के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले। साइंटिस्ट कूलम्स ने बताया हुआ ये लॉ है जिसे हम कूलम्स लॉ कहते हैं। ये चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट एक लॉ है। ये सिमिलर है हमारी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से। आपको पता होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ हमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में हमें कैलकुलेशन देता है। और ये कूलम्स लॉ हमें दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव जो फोर्स रहेगा इसका वैल्यू देने वाला है। तो क्या स्टेटमेंट रहेगा, देखो आप कूलम्स लॉ का। The force of attraction or repulsion between two charges. Okay, if you consider two charges, suppose ये first charge है Q1 और ये Q2 चार्ज है। Okay, तो अब डिपेंड होता है चार्जेस के नेचर पर कि ये अट्रैक्शन करने वाले या रिपल्शन करने वाले। आपको पता होगा अगर ये दो लाइक चार्जेस है प्लस प्लस माइनस माइनस तो ये रिपेल करेंगे, और अगर ये अनलाइक चार्जेस है प्लस माइनस तो एट दैट टाइम ये अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं तो वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। ओके, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of their charges q1 q2 and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, to remove this proportionality sign we have to multiply it with one constant. Okay, so F is equal to K q1 q2 divided by r square. This is the Coulomb's law. Okay, तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स होता है इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एफ से भी हम डिनोट कर सकते हैं इसे, या आइदर एफ से किया तो भी चलेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ। ओके, तो ये कूलम्स लॉ का इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फॉर्मूला रहेगा, इससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब Q1 Q2 पता है आपको, दो चार्जेस जिनके बीच हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं उनके चार्ज का ये मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके, R ये डिस्टेंस रहेगा उन दो चार्जेस के बीच का। ओके, और ये K मतलब एक कांस्टेंट रहता है, इसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ओके, या फिर ये एक मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट है। आपको पता होगा इसके कंपैरिजन में जो हमारा लॉ आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, उसमें कैपिटल G लेते थे हम, कैपिटल G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सिमिलर टू दिस ये लॉ है। ओके, लेकिन ये चार्ज पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये K को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं कह सकते। इसका वैल्यू हर जगह पर मतलब मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है, इसका नहीं मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट है। ओके, where K is a material dependent constant. Okay, मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट मतलब अगर हम मटेरियल चेंज करते हैं तो एट दैट टाइम ये K का वैल्यू भी चेंज होने वाला है। ओके, अब इस K का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिएगा अच्छे से। फिर वैल्यू ऑफ K इज गिवन बाय 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट ये जो सिंबल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसे एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। ये तो कांस्टेंट टर्म है 4 पाई, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट क्या रहता है देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट इस वे से हम इसे डिनोट करते हैं। ओके, ई जैसा सिंबल निकालना है और नॉट अगर डिनोट करते हैं तो इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा कूलम्स लॉ में जो आने वाला कांस्टेंट है उस K का वैल्यू इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये रहेगा इसका एक ऐसा यूनिट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है, ये एप्सिलॉन नॉट एक सिंबल का नाम है, और ये जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है उसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी रहेगा उसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। ओके, सो इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रहेगा। अगर हम फ्री स्पेस में मतलब एयर में अगर कैलकुलेशन करते हैं इन दो चार्जेस का, तो एट दैट टाइम फिर आपको के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट पुट करना पड़ेगा। ओके, याद रखिएगा, अगर हम एयर के अलावा अगर दूसरे मीडियम में कैलकुलेशन करते हैं विदाउट फ्री स्पेस, मतलब अगर किसी एक ग्लास में या फिर कुछ अदर मीडियम में अगर ये दो चार्जेस हो, ओके, जैसे वाटर में अगर ये दो चार्जेस हैं और उनके बीच अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो एट दैट टाइम ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम मीडियम में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो एट दैट टाइम के का वैल्यू, ओके, अगर आपको मीडियम मेंशन नहीं किया है प्रॉब्लम देते वक्त, तो एट दैट टाइम के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट पुट करना। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या पुट करोगे आप? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट को। लेकिन अगर आप मीडियम में कैलकुलेशन कर रहे हो, ओके, दिस कैलकुलेशन आर फॉर एयर। ठीक है, हम पहले एयर का ही देखते हैं। एयर, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये अगर मैं पूरा वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दूं, तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिटेल फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि K इज द मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड कौन से कंडीशन में? फॉर एयर। तो अगर हम एयर में कैलकुलेशन करते हैं तो एट दैट टाइम ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। ओके, अगर हम एयर के अलावा अगर दूसरे मीडियम में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इस फॉर्मूले में समवॉट चेंजेस हो जाते हैं। वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, राइट द स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड बिलो दैट राइट दिस होल थिंग्स। ओके, उसके नीचे ये सब थिंग्स लिखिएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ the electrostatic force of attraction or repulsion, the electrostatic force of attraction or repulsion between two charges, the electrostatic force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of magnitude of their charges, and inversely proportional to the square of distance between them. Inversely proportional to the square of distance between them. This is the statement of Coulomb's law. Below that statement, draw this diagram and derive up to this point. Okay, ये सब लिख लीजिएगा जितना मैंने दिया है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आफ्टर दैट आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, तो याद रखिएगा ये फोर्स हम एयर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम ये फॉर्मूला आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो अभी मैं इसे रफ करता हूं। ओके, इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। तो सीयर, अगर हम अदर देन एयर अगर कैलकुलेशन करते हैं, मुझे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है किसी और मीडियम में अदर देन एयर, ओके, तो एट दैट टाइम ये फॉर्मूले में कुछ चेंज हो जाता है। ओके, फॉर मीडियम, अब मीडियम के जो फोर्स है इसे हम FM से डिनोट करते हैं, फोर्स इन मीडियम। ओके, तो एट दैट टाइम इस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा वो देखिएगा। एट दैट टाइम वहां पर फॉर्मूला आएगा 1/4 एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट था, उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? एप्सिलॉन। ओके, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फैक्टर पूरा कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक कांस्टेंट के का वैल्यू चेंज होने वाला है, क्योंकि ये मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट है। मटेरियल जैसे चेंज करेंगे हम, पहले एयर था, अब अगर हम मीडियम में जा रहे हैं, ओके, तो एट दैट टाइम आपको एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। ओके, और इस एप्सिलॉन को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ
मीडियम। ओके सीआर। तो इस एप्सिलॉन का भी फॉर्मूला होता है, और इस एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ओके, सो दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था। ओके, और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये रहेगा फॉर्मूला। और एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। ओके, और इसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक परमिटिविटी, ऐसे इसके अलग अलग नाम है। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं हम इसे, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी हम कहते हैं, एक ही नाम है। ओके, एप्सिलॉन आर का। ये एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी है। ओके, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका जो रेशियो रहेगा इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। इट इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, इसे कुछ डायमेंशन भी नहीं होता है, यूनिट भी नहीं होता है। ओके, ये जस्ट एक नंबर रहता है, और वो डिपेंड होता है मटेरियल पर। हर एक मटेरियल चेंज होने के बाद इसका वैल्यू चेंज होता है। जैसे वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 81 रहेगा, मेटल के लिए इनफाइनाइट रहेगा। ओके, तो ये सब वैल्यूज आपको लर्न रखने हैं। ओके, सो इसे भी अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर आप एयर में फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, ओके, तो ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन किया जाता है। और अगर आप मीडियम में करते हो तो इस फॉर्मूले से करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह, और एप्सिलॉन की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और याद रखना फॉर एयर एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, इसी कारण ये फॉर्मूला आ जाता है। मतलब यहाँ पर भी हम एप्सिलॉन के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ही एप्सिलॉन ही लेते हैं, लेकिन इस एप्सिलॉन की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ओके, तो एक एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है, इस कारण वो टर्म यहाँ पर हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती है। दैट्स वाई ये फॉर्मूला एयर में आता है और ये फॉर्मूला मीडियम में आएगा। ओके, अब इन दोनों के बीच में भी हम रिलेशन डिराइव करते हैं। ओके, सो सी हियर, अगर हम रेशियो लेते हैं फोर्स इन मीडियम टू द फोर्स इन एयर, तो क्या आएगा देखते हैं हम। सीयर, तो एफ एम बाय एफ एयर, ठीक है, हम इसे एफ ई को एफ एयर से डिनोट करते हैं, एफ ए से। एफ ए मतलब फोर्स इन एयर, सो एफ एम बाय एफ एयर करते हैं, तो इस फॉर्मूले को अब इस फॉर्मूले से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा देखो आप, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1/4 ओके। सिर्फ क्या आएगा फिर देखो अब, एफ एम बाय एफ एयर इज इक्वल टू, अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और ये एप्सिलॉन यहाँ पर रहेगा, और इस एप्सिलॉन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। सो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन नॉट आल्सो गेट कैंसल। ओके, फाइनली हमें आंसर क्या मिलने वाला है, एफ एम, ये एफ ए ऊपर चला जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए बाय एप्सिलॉन आर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज फोर्स इन एयर टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, मतलब अगर हमें मीडियम में भी फोर्स निकालना है तो सबसे पहले आप एयर में कैलकुलेशन करो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, और उसे एप्सिलॉन आर से अगर डिवाइड करते हो आप, तो आपको उस मीडियम में फोर्स मिल जाएगा। ओके, सो इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सभी फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया है सभी स्टूडेंट को, गिव मी द कंफर्मेशन। ओके, तो इस वजह से पूरा बीट रहेगा। अब देखिएगा आपको जो एप्सिलॉन है, ओके देखो आप, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन इन दोनों को यूनिट होता है, और दोनों का भी यूनिट सेम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इन दोनों का भी यूनिट सेम होता है, इस कारण इन दोनों का जो रेशियो होता है एप्सिलॉन आर, इट इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, और इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सो आईआईटी 2004 में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, उसमें आपको पूछा गया था कि इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालो। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकालोगे, पहले आपको उसका ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर का डायमेंशन क्या आएगा, A1T1 होल स्क्वायर, चार्ज का डायमेंशन। ओके, और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि कूलम का स्क्वायर है। न्यूटन मतलब M1L1T⁻²। ओके, और मीटर स्क्वायर मतलब L2। तो आप इन सभी को कंबाइन करो, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, दैट इज द डायमेंशन फॉर
एप्सिलॉन नॉट, ओके, शियर। तो ये डायमेंशन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ये शियर। तो क्या आएगा फिर देखो आप, m1 का दूसरा टर्म नहीं है तो m रेस टू माइनस वन, ओके, L1 L2 L3 ऊपर चला जाएगा L रेस टू माइनस थ्री, ओके। उसके बाद A1 का दूसरा टर्म नहीं है, ठीक है, पहले T1 करते हैं, ये माइनस टू ये प्लस टू, तो T रेस टू फोर हो जाएगा ऊपर, ओके, और A रेस टू टू, ओके। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर एप्सिलॉन नॉट, ओके, समझ में आ गया। परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो, दोनों का भी डायमेंशन सेम आता है, दैट इज m रेस टू माइनस वन, L रेस टू माइनस थ्री, T रेस टू फोर, A स्क्वायर, ओके। और याद रखिएगा आपको अब इस k का भी वैल्यू पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या F इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो इस k का भी डायमेंशन आता है। तो इस k का डायमेंशन है ना, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन को उल्टा करने के बाद मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा k इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है, ओके। तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन रहेगा उसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको इस k का डायमेंशन मिलेगा। तो याद रखिएगा दोनों भी डायमेंशन पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको k का पूछा जाएगा तो कभी एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन है उसका रेसिप्रोकल लो, तो क्या आएगा फिर इसका डायमेंशन m रेस टू प्लस वन, L रेस टू प्लस थ्री, T रेस टू माइनस फोर एंड A रेस टू माइनस टू, ओके। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन अ कूलम्ब्स लॉ, ओके। तो इस वजह से आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इन सभी डायमेंशंस को। आई होप आपने लिखा होगा, मैं इसे अब रफ करता हूँ, इसके ऊपर हम कुछ स्मॉल बेसिक लेवल के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कूलम्ब्स लॉ पर। पहले तो हमें कूलम्ब्स लॉ स्केलर फॉर्म में देखना है और उसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी देखने वाले हैं। वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे रेफरेंस में दिए जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी तक जो लेक्चर मैंने पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है एयर में तो उसका फॉर्मूला रहेगा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ओके। उसके बाद देखो अगर मीडियम में निकालना है तो फोर्स पहले एयर में कैलकुलेट करो और उसे अगर एप्सिलॉन R से आप डिवाइड करोगे तो आपको FM का वैल्यू मिलेगा, ओके। अब याद रखना ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बहुत क्रिटिकल है, मतलब 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वो वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो कैलकुलेशन बहुत सारा डिफिकल्ट बन सकता है। इस वजह से क्वांटिटेटिव एग्जाम्स में एक अप्रोक्सीमेशन लेना है आपको, ओके। और वो अप्रोक्सीमेशन है ये वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अगर आप सभी वैल्यूज पुट करते हो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और बाय यूजिंग लॉग इसका आंसर निकालते हो तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 8.99 आता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली उसे 9 ले लेते हैं। सो 9 इंटू 10⁻9 आए, ओके। तो ये रहेगा वैल्यू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू, ओके। तो आप डायरेक्ट ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, इससे कैलकुलेशन आपका बहुत आसान होगा कूलम्स लॉ में कैलकुलेशन करते वक्त, ओके। तो आप एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। दो चार्जेस दिए अब देखो, एक है 2 नैनो कूलम का और दूसरा है 3 नैनो कूलम का, ओके। और दोनों के बीच डिस्टेंस ले लेते हैं हम 1 मिलीमीटर, ओके। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, ओके। अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कौन सा मीडियम है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मीडियम लेना, एयर। तो आपको इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है एयर में, ओके। फाइंड दिस आंसर, मूव फास्ट। Two charges having magnitude 2 nanocoulomb and 3 nanocoulomb separated by a distance 1 millimeter. Find the force in air. चलो जल्दी से कैलकुलेशन करो। Find the answer of this question. Simple question है ये बहुत।
आगे के आंसर फाइंड करो। तो आंसर आ गया है पहला 54 इंटू 12⁻⁻6। 54 इंटू दूसरा 12 कैसे आएगा? इज इट 10 चेक करो एक बार। 54 इंटू 10⁹ ओके ठीक है। मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ आंसर को। देखो अब तो फोर्स इन एयर कैलकुलेशन करना है एफ ए। सो एफ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके तो अब देखो Q1 Q2 नैनो कूलम्स में दिया है तो इसका कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा कूलम्स में। सो 2 इंटू 10⁻⁹ होगा। ओके 2 नैनो कूलम का कन्वर्जन और 3 नैनो कूलम का आएगा 3 इंटू 10⁻⁹ ओके डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज दे गिवन 1 मिलीमीटर। सो कन्वर्ट इट इनटू अ मीटर। सो 10⁻³ होल स्क्वायर क्योंकि R का स्क्वायर है ओके कूलम्स लॉ में। तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होगा ओके इंटू 2 3 जा 6 -9 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर -6 हो जाएगा। ठीक है तो देखो अब ये -6 ऊपर जाके प्लस होगा 10⁻+15 +15 -18 कितना हो जाएगा? 10⁻6 ऊपर गया तो 9 के साथ प्लस होगा 10⁻+15 15 -18 तो आंसर आएगा 10⁻³ ओके और 9 6 54। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 54 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके सो इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट 1 मिनट। समझ में आ गया सभी को पहले क्वेश्चन का आंसर? ओके नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सीयर तो देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ और मीडियम में अब कैलकुलेशन करते हैं। अगर मीडियम का कंसेप्ट आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। ओके अब दो चार्जेस लेते हैं हम, दोनों का मैग्नीट्यूड रहेगा सपोज देखो अब यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर लेते हैं हम 5 नैनोकूलम। ओके ऐसे दो चार्जेस है 2 माइक्रोकूलम एंड 5 नैनोकूलम। ओके और इन दोनों को हम सेपरेट कर रहे हैं अब सपोज इसे ले लो आप 1 सेंटीमीटर से ओके या फिर 3 सेंटीमीटर से। ठीक है इन दो चार्जेस को हम सेपरेट करते हैं 3 सेंटीमीटर में। इन दोनों के बीच जो मीडियम है वो है अब दिया हुआ एक मीडियम दिया है। ओके कोई भी एक रैंडम मीडियम ले लेते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है आपको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर और उसका वैल्यू रहेगा 3। ओके सो कैलकुलेट द फोर्स इन मीडियम। ओके कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस मीडियम। ओके चलो करो जल्दी से कैलकुलेशन। नैनो कूलम देखो कूलम में करते वक्त 10⁻⁹ आता है। नैनो कूलम बोल रहा हूं मैं। ओके माइक्रो कूलम अगर होता ना तो हम -6 लेते। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर ये माइक्रो कूलम है तो यहाँ पर 10⁻⁻6 आएगा लेकिन ये नैनो कूलम होने के कारण यहाँ पर 10⁻⁹ आएगा। ओके इज इट क्लियर? समझ में आ गया? नैनो कूलम होने के कारण हम 10⁻⁹ लिया था। ओके माइक्रो अगर होता तो फिर हम -6 लेते। ठीक है माइक्रो और नैनो में कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आप फोर्स मीडियम में कैलकुलेशन करना है, ओके, इस फॉर्मूले से। सो कैलकुलेट इट। आ गया किसी का आंसर? चलो जल्दी से करो कैलकुलेशन। सीयर अब तो यहाँ पर हमें फोर्स इन मीडियम निकालना है। फोर्स इन आंसर आ गया है 3.3 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, हम चेक करते हैं एक बार। ओके सीयर, तो देखो फोर्स इन मीडियम निकालना है, तो फोर्स इन मीडियम हो या फिर फोर्स इन एयर हो, ओके, आपको फोर्स इन एयर सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट का आंसर एक ही आ रहा है, 3.33 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ओके, तो चेक करते हैं हम। देखो आप, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाय एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर आपको मीडियम में दिया है कैलकुलेशन, मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये आपको मीडियम में कैलकुलेशन करना है। ओके, दैट इज एफएम में। ओके, तो एफएम के लिए आपको सबसे पहले एफ एयर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एफ एयर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो ये रहेगा फॉर्मूला। वैल्यूज पुट कीजिएगा। 1/4πε0 का 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू देखो 2 माइक्रोकूलम है, सो 2 इंटू 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू देखो 5 नैनोकूलम है, तो 5 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर मतलब 3 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। ओके, तो फिर क्या आएगा देखो आप कैलकुलेशन। ओके, +9 -9 गेट कैंसल। ओके, ये कैंसल कर दो। 9 2 जा 18, 18 5 जा 90। ओके, तो ऊपर 90 आएगा। और देखते हैं हम आगे क्या आएगा, एक बार चेक करो। 9 2 जा 18 होगा, 18 5 जा 90 होगा। ओके, तो देखो अब आगे क्या आएगा। पावर देखो अब -6 सिर्फ बचने वाला है ऊपर, सो 90 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय। ओके, अब ये 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर क्या होगा फिर, 9 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 9 इंटू 10⁻⁴ होगा। ओके, तो क्या आएगा फिर आप आगे देखो, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन एयर निकाल रहे हैं हम, सॉरी। ओके, तो देखो अब 9 और डिवाइडेड 90 डिवाइडेड बाय 9 कर रहे हैं हम, तो आंसर आएगा 10। ओके, और -4 ऊपर जाके +4 होगा, तो 10⁻²। ओके, तो -4 जब ऊपर जाएगा तो +4 होगा, -6 + 4 दैट इज आंसर आएगा -2। ओके, तो ये न्यूटन में आंसर होगा एफ इन एयर का। लेकिन हमें फोर्स इन एयर कैलकुलेशन नहीं पूछा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एप्सिलॉन आर का वैल्यू मेंशन है, मतलब हमें ये फोर्स मीडियम में कैलकुलेशन करना है। तो एफ इन मीडियम क्या आएगा फिर, एफ इन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो एफ इन एयर का ये वैल्यू है 10 इंटू 10⁻², और उसे हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू 3 है। तो अगर इसे सॉल्व करते हो आप, तो फाइनल आंसर मिलेगा एफ एम इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, तो सभी स्टूडेंट का करेक्ट आ गया था आंसर ये। इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बेसिक लेवल के। ओके, तो अभी हम आगे की क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एडवांस क्वेश्चन लेते हैं रिलेटेड टू द कूलम्स लॉ। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, इसके बाद जो आपको मिलेगा